हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट कवर किया जा चुका है। जिन्होंने भी प्रैक्टिस सेट कवर नहीं किया है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चैनल पर आपको PDF भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं और PDF डाउनलोड करके टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो बिल्कुल नए सिलेबस और पैटर्न पर आधारित है, 5 विकल्प के साथ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि हिंदी का है, ये 30 प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक का प्रयोग, तो जिन वर्णों का जो उच्चारण है मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक वर्णों के ऊपर जो है वो चंद्र बिंदु लगाकर जो है, जैसे कि चांद हो गया आपका, है ना, यहाँ दिया है चांद है, सांस है, ऊंट है, आंध है, ये सब। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य है? तालव्य, तो जो चा वर्ग के जो सभी स्पर्श व्यंजन है उनका जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य होता है, तालु। तो झा दिया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। का वर्ग वाले होंगे, है ना, का वर्ग हो गया और आ छोटा बड़ा और हा जो है विसर्ग हो गया, सब कंठ से होते हैं। चा वर्ग वाले जो होंगे इसके साथ है ई हो गया आपका, बड़ी ई है, या है और शाह है, ये सभी आपके तालु से संबंधित है। ता था धना हो जाएगा तो आपका दंत से होगा, है ना, ये का से कंठ है आपका, का वर्ग हो गया। चा वर्ग हो जाता है आपका तालु से, और ई या शाह है। ता वर्ग से आपका होगा दंत हो गया आपका। यहाँ पर दिया है माँ, पफ माँ ओष्ठ से होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? हंस पद विराम चिन्ह, हंस पद विराम चिन्ह ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बनेगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है तो ये आपका जो है ये छोटा होता है ना, से छोटा है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए ए इज लेस देन बी, है ना, ए जो है वो बी से छोटा है, तो जिसकी तरफ मुंह होगा वो बड़ा होगा, जिस तरफ ओपन होगा मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, और ये से बड़ा हो जाता है ना। यहाँ पर जो दिया है बी वाला ऑप्शन, ये कौन सा चिन्ह कहोगे इसको? इसको कहोगे विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। कौन सा? विस्मयादि बोधन। लिख दिया अरे, अरे फिर लगाया विस्मयादि बोधन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो ज्योत्सना यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है। अनुग्रहित दिया हुआ है, अनुग्रहित नहीं होता शुद्ध वर्तनी। अनुग्रहित का शुद्ध वर्तनी होगा अनुग्रहित होगा। क्या होगा? अनुग्रहित होता है शुद्ध वर्तनी। इसके बाद यहाँ पर कनिष्ठ दिया है, कनिष्ठ नहीं, कनिष्ठ होगा, यहाँ पर ठा होना चाहिए। उन्नति दिया है, जबकि होता क्या है? उन्नति होगा। यहाँ पर ता पर जो है छोटी ई की मात्रा होगी, उन्नति होगा। क्या होगा? उन्नति। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है? पृष्ठ दिया है, गलत है, पृष्ठ नहीं, पृष्ठ होता है। शुद्ध वर्तनी क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ होगा। पर्याप्त हो यहाँ पर लिखा है, तो पर्याप्त होता है शुद्ध वर्तनी। क्या होता है? पर्याप्त होगा शुद्ध वर्तनी यहाँ पर। और प्रदर्शनी लिखा हुआ है, प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी होता है शुद्ध वर्तनी। यहाँ पर जो प्रदर्शनी सा पर जो है वो छोटी ई की मात्रा लगाया, गलत है। प्रदर्शनी यहाँ पर सही जवाब होता। तो सी वाला भी क्या है? अशुद्ध है। कवयत्री यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी अशुद्ध ही लिखा है। कवयत्री यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होता तब यह शुद्ध होता, इसलिए ये भी अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है लकड़ी। लकड़ी कौन सी संज्ञा भेद का शब्द है? लकड़ी, तो लकड़ी द्रव्यवाचक है। लकड़ी क्या है? द्रव्यवाचक। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, गेहूं, ये सब जो है द्रव्यवाचक में आते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पर वो दिया है, तुम है, हम है, कौन यहाँ पर नहीं होगा। तो यही राइट आंसर आपका सही जवाब बनेगा। कौन, तो कौन जो है आप जानते हो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल, इंसान मिलना कठिन है। उस जैसा जिंदा दिल, तो जिंदा दिल है ना, विशेषण। तो यहाँ पर जो है आपका विशेष की विशेषता विशेषण होगा। तो यहाँ पर विशेषण पदबंध आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है।
विशेषण पदबंध में एक पदबंध जो है शीर्ष पद पर स्थित होता है तथा शीर्ष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होती है। तो इंसान कैसा है? जिंदा दिल है, तो उस जैसा जिंदा दिल, यहाँ पर जिंदा दिल विशेषण, तो यहाँ पर विशेषण उपबंध प्रबंध जो है पदबंध होगा आपका। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है? तो कथा जो है वो कह रहे हैं लेकिन हवन कर चुके हैं, तो हवन कराकर जो है कथा कह रहे हैं, तो इसमें कहा जाएगा पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। तो जब एक कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया जो कहलाएगी कराकर, हवन कराकर। तो हवन कराकर यहाँ पर जो है वो क्या है? आपका पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट है नाला। नाला शब्द का स्त्रीलिंग अब शब्द जो है निम्नलिखित में से क्या है? नाला का स्त्रीलिंग क्या होगा? नाला बह रहा है, नाली बह रही है, तो नाली आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो नाला का जो स्त्रीलिंग है वो नाली होगा। स्त्रीलिंग यानी जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पहचान कैसे करोगे? तो जिन शब्दों के जो है अंत में आप देखोगे, है ना, आई है, या है, नी है, री हो जाता है, आवट हो गया, आहट हो गया, इन सबसे पहचान आप कर सकते हो। आहट, घबराहट कैसी होती है? घबराहट स्त्री। अगला प्रश्न है भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ पर जो गदा से पद में कौन सा कारक है? तो गदा से यानी गदा के द्वारा जो है वो मार रहे हैं। तो कर्ता अपनी क्रिया को संपादित करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे साधन की जो विशेष प्रयोग होगा वो करण कारक संज्ञा होगी। तो करण कारक का चिन्ह है से हो जाता है, के है, के द्वारा है ना, ये सब। जैसे कोई पत्र लिख रहे हो तो कलम से पत्र लिखता, कलम से कलम द्वारा, है ना, तो यहाँ पर जो है वो करण कारक होगा। क्या होगा दोस्तों? करण। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ई सही जवाब होगा, करण कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? नेह। नेह एक तद्भव शब्द है। नेह का तत्सम होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह होता है। नग्न एक तत्सम शब्द है। नंगा, तो नंगा होता है तद्भव और नग्न हो जाएगा तत्सम। यहाँ पर क्षमा दिया है, क्षमा तत्सम है ना। क्षमा यहाँ पर क्षत्रिय वाला छा होगा, तो क्षत्रिय वाला अगर छा लिखा होता तो तद्भव होता है ना। तो यहाँ पर क्षत्रिय वाला छा है तो जो कि आपका क्षमा, ये आपका तत्सम रूप है। नख, तो नख जो है एक तत्सम है और बना किससे है? तो नाखून। नाखून होता है तद्भव और नख होता है आपका तत्सम। तो यहाँ पर तद्भव शब्द जो है होगा नेह, तत्सम नहीं है, तद्भव है। ऑप्शन ई सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया है रसाल। रसाल जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो रसाल आप जानते हो ये आम का पर्यायवाची, तो आम का अर्थ होगा। राइट आंसर ऑप्शन ई सही जवाब है। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। तो कृदंत होता है, धातु के अंत में होता है कृदंत या कृत प्रत्यय। ठीक है, तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय हैं उनको कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय आप जानते हो दो प्रकार के होते हैं, एक कृत होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। तो धातु के अंत में होगा कृत प्रत्यय, जोड़े जाने वाला जो प्रत्यय। बल्कि जो आपकी संज्ञा हो गया, सर्वनाम है या विशेषण है, उसके अंत में जो लगने वाला प्रत्यय होता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है निम्न में से नश्वर का विलोम क्या होगा? नश्वर का विलोम, नश्वर यानी क्षणिक, तो इसका क्या होगा? विलोम शाश्वत। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। आदर दिया है, आदर का आप जानते हो अनादर होगा। क्या होगा? आदर का होता है अनादर। और नियमित का नियमित होगा। अमर दिया है तो इसका आप जानते हो अमर का होता है मर्त्य। क्या होगा दोस्तों? मर्त्य होगा, मर्त्य होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है लालसा शब्द के दो पर्यायवाची कौन से हैं? लालसा, तो लालसा यानी कि आपकी इच्छा है, इच्छा या आकांक्षा है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है अली। अली दिया है, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द। तो अली एक तो भंवरा हो जाता है और दूसरा अली जो है वो कोयल है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक है ना, दिन दीन हो गया, मिलता जुलता आप कह सकते हो उच्चारण, श्रुति सम भिन्नार्थक। तो दिन का होगा दीन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर। तो दिन, दिन का अर्थ यानी कि दिवस हो गया और दीन का अर्थ क्या है? निर्धन होता है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, बुरी मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, बिल्कुल सही है। छुटकारा दिलाने वाला,
तो छुटकारा दिलाने वाला जो है वो त्राता हो गया, ये भी आपका सही है। आकाश में घूमने वाला आकाश वृत्ति दिया गया है, वो आकाश वृत्ति उसके लिए होता है जिसकी अनिश्चित प्रवृत्ति या जीविका हो, उसके लिए आकाश वृत्ति है। आकाश में जो घूमने वाला होगा, आकाश में घूमने वाला होगा वो नभचर होगा, ठीक है, तो ये गलत है। जिसे करना कठिन हो दुष्कर है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्वल्प। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वल्प का संधि विच्छेद होगा स्वल्प सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प होगा। तो यहाँ पर यण संधि जो होगी, कौन सी? यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि यानी किसी शब्द के पूर्व पद के अंत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री हो तथा पर पद के शुरू में कोई भिन्न स्वर हो तो क्रमशः ई, ऊ, ओ तथा री के स्थान पर या, वा तथा रा, यानी आधा रा हो गया, आधा वा हो गया, आधा या हो गया, आदि हो जाता है। तो सु अल्प, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ठीक है। देखिए आप लिखते हो स्वागतम, सुधनागतम, है ना, स्वागतम। अगला है नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ, अर्थात नीला है कंठ जिनका, यानी शिव होगा। तो नीलकंठ में यहाँ पर कौन सा समास है दोस्त? तो नीलकंठ दिया है, यानी नीलकंठ यानी कह सकती हो कि नीला है कंठ जिसके, यानी शिव हो गए। यहाँ पर दोनों पद जो है क्या है? अप्रधान है, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दो पद मिलकर तीसरे पद बनाते हैं, तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास आपके ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन ई सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, वाक्य में संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा? नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, संश्लेषण कर दो तो निर्मित संयुक्त होगा, यानी नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इन पंक्तियों में जो है वो वियोग श्रृंगार रस जो है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। यहाँ पर भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर क्या है, जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। नेक्स्ट है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? जैसे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो वहाँ पर जो अलंकार होगा वो अर्थानंतर न्यास अलंकार है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। फूंक फूंक कर पैर रखना अर्थात सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक, निर्मला उपन्यास के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। अन्य इनकी उपन्यास देखोगे तो सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाश्रम है ना, रंगभूमि हो गया, कायाकल्प है, गबन है, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अधूरा इनका उपन्यास है। अगला जो है गद्यांश पर आधारित अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। 27 से 30 प्रश्न। तो गद्यांश पढ़ने से पहले आपको देखना है, प्रश्न पढ़ लेना एक सरसरी निगाह से, उसके बाद आंसर करना। प्रश्न है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? साहित्य अपनी दायित्व का निर्वाह। नेक्स्ट है कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। अगला प्रश्न है कि साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। और 30 नंबर प्रश्न पूछा गया कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य समाज को प्रभावित करता है, वहीं वह समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य हमारी कौतूहल एवं जिज्ञासा वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता
वहाँ के पूर्वजों के विचारों और अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों, सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त हो। किस काल में देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी, उस समय की वेशभूषा क्या थी, रहन सहन कैसा था, सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे थे, यह सब कुछ उस समय के साहित्य अध्ययन से ज्ञात होता है। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न है कि साहित्य में किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जा रहा है कि साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, है ना। तो ये आप राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा 29 का। उस समय की वेशभूषा क्या थी, रहन सहन कैसा था, सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे थे, ये सब कुछ उस समय की साहित्य अध्ययन से ज्ञात होता है। साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। इससे अभिप्राय यही है कि साहित्य समाज न केवल चित्र प्रस्तुत करता है अपितु समाज के प्रति वह अपना दायित्व निर्वाह भी करता है। समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसी अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप में हमारी समझ लाता है। हिंदी साहित्य की आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक रचित प्रायः सभी रचनाओं द्वारा तात्कालिक समाज की परिस्थिति, विचार व कार्य व्यापार की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। ये भी सही है कि यदि साहित्य वास्तव में केवल समाज का दर्पण होता है तो कभी आज साहित्यकार समाज की विसंगतियों, विडंबनाओं पर प्रहार नहीं करता और उस अपेक्षित दिशाबोध देने के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा का संचार करना, उत्साह व कर्तव्यबोध को दिशा देना आदि है। तो यहाँ पर साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को परिपूर्ण जो करता है वो समाज में जो अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता, उत्साह व कर्तव्य संदेश देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका सही जवाब। ठीक है, तो समाज के प्रति साहित्यकार का आशा, संचार, उत्साह, कर्तव्य, दिशा देना आदि है। प्राचीन काल से लेकर आज तक साहित्यकारों की यही जो गौरवशाली परंपरा है रही है। समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से साहित्य का रचनाकार कभी पीछे नहीं हटता। साहित्य में वो शक्ति है जो तोप तथा तलवारों में भी नहीं होती है। तो साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह जो किस प्रकार पूरा करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 28 का भी आंसर हो गया है, 29 का भी हो गया। 30 का जो आंसर हो, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें उनकी सुधार लाने में कोशिश की जाती है। आपसे यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बनेगा। तो इन्हीं 30 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा आपका चैप्टर हिंदी वाला टॉपिक रहा वो कंप्लीट होता है। अगले जो प्रश्न है आपके वो 15 प्रश्न आपकी रीजनिंग के होंगे। प्रश्न है, यदि पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है और आर का अर्थ इंटू दिया है, एस का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पर आपको इसका मान बताना है। तो 20 दिया है, निकाल लो भाई। 20 है, आर दिया है यानी 20 गुणे 5, पी है, पी का अर्थ प्लस है, फिर 10 है, फिर क्यू दिया है और क्यू का अर्थ क्या है, माइनस है। तो 10 माइनस 20 है और यस का मतलब क्या यहाँ पर है, यस यहाँ पर है प्लस, यानी डिवाइड है। तो यस का मतलब डिवाइड हो गया और फिर 10 है, तो यहाँ पर आप 10 लिख लीजिए। तो 20 5 से कितना होगा, 100 होगा, प्लस 10 है, माइनस 10 डिवाइड बाई यानी 20 भागे 10 है तो 2 हो जाएगा। 100 प्लस 10 माइनस 2 यानी 110 माइनस 2 108 राइट आंसर बनेगा। कितना होगा, 108 यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। प्रश्न है कि परिवार में 6 सदस्य हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जिनमें एक विवाहिता जोड़ा है। यक्स जो है वो पी का भाई है, यक्स ले लो, किसका भाई है, पी का। पी जो है वो वाई की पुत्री है, पी कौन है, वाई की पुत्री है, वाई की। ठीक है, यहाँ पर माइनस का मतलब हो गया फीमेल और प्लस का मतलब हो गया मेल। किसकी पुत्री है, वाई की। वाई जो है वो जेड की बहन है, यानी वाई माइनस हो गया, यहाँ पर फीमेल हो गया, जेड की बहन हो जाएगी जेड। जेड जो है वो ननद है, किसकी है, क्यू की, क्यू की ननद हो गई। आर जो है वो जेड का भाई हो गया, तो आर जो है वो भाई हो जाता है जेड का। ठीक है, तो ये आपका बन गया जो रिलेशन है। और यहाँ पर आप पूछा गया है कि वाई जो है वो जेड की बहन है, तो यक्स की माता कौन है, यक्स की अम्मा कौन होंगी, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पी है वो वाई की पुत्री है, यानी पी जो है ये तो पुत्री हो गई है ना, तो ये लड़की हो गई वाई की, और ये वाई की यानी पी जो की भाई जो है ये यक्स है, तो यक्स की अम्मा भी कौन होगा, वाई होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यक्स की माता वाई, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके विपरीत ये हो गया आपका, इसके विपरीत ये है, और 4 डॉट के विपरीत ये बन जाएगा आपका। तो ये बन रहा, ये बन रहा, ये यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं बन पाएगा।
अगला प्रश्न है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है कि अंत में किस दिशा में बढ़ रहा है। शिखर है 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहे हैं। शिखर है, यहाँ से स्टार्ट किया, 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चले, 18 किलोमीटर पूर्व की ओर। फिर उसने दायां मोड़ लिया, दायां मुड़ते हैं, फिर 20 किलोमीटर चलते हैं। फिर उसने बायां मोड़ लिया, बायां मोड़ ले रहे हैं, फिर 20 किलोमीटर। फिर उसने 25 किलोमीटर चला, ठीक है, 25 चल रहे हैं, फिर 25 चल रहे हैं। फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला। फिर जो है दायां मोड़ लेते हैं और 10 किलोमीटर रन करते हैं। फिर एक बायां मोड़ लेते हैं और 24 किलोमीटर चलते हैं, चलने दो। फिर बायां मोड़ते हैं, बायां मोड़ लिया और 35 किलोमीटर रन किए। कितना? 35। तो यहाँ से 35 यानी 10 ये वाला हो गया, 25 ये वाला था ही, तो पर यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर अंत में एक बायां मोड़ लेते हैं, 35 किलोमीटर चले, तो यहाँ से यहाँ तक किस दिशा में होंगे? तो उत्तर पूर्व आना चाहिए। उत्तर पूर्व दिया नहीं है, पूर्व है। उत्तर यहाँ दक्षिण पश्चिम दिया, दक्षिण है, उत्तर पूर्व है नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया था, अंत में किस दिशा में बढ़ रहा था। तो अंत में जो दिशा बढ़ रहा था वो इस साइड को आ रहा था, तो पश्चिम दिशा को बढ़ रहा था, पश्चिम दिशा भी नहीं दिया है। चलिए, तो प्रारंभिक से वो बिंदु में किस था, तो उत्तर पूर्व की ओर वो बढ़ किस तरह रहा है, पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। पश्चिम भी नहीं ऑप्शन में है, आपने जो बनाया था इस तरह ही तो बना था, इधर से गया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, फिर इधर चला, फिर इधर, फिर यहाँ पहुँचा, तो अंत में किधर मुड़ रहा है, पश्चिम की ओर ही तो आ रहा है। अगला है, 12 मार्च 2018 को रविवार था, 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब इसमें आप जो है निकाल लो, क्या बोलते हैं, विषम दिन काउंट कर लो, है ना। इस तरह आप देखोगे तो 12 मार्च है, तो मार्च में इधर 12 मार्च से लेकर 13 मार्च तक टोटल दिन कितने होंगे, फिर उनको 7 से डिवाइड कर दो, जो शेषफल बचे उसमें रविवार से दिन से ऐड करोगे। या सिंपल से आप 12 से लेकर 11 मार्च तक, क्योंकि इधर 2008 जो लीप ईयर था वो फरवरी इसमें निकल ही चुका है पहले ही हो, तो 12 से 11 मार्च तक होगा रविवार, फिर 12 को होगा सोमवार, 13 को हो जाएगा मंगलवार। इस तरह यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ये आपका सही जवाब बनेगा। ऐसे कर सकते हैं, या आप दिन काउंट कर लीजिए टोटल और 7 से डिवाइड कीजिए, जो शेषफल बचेगा उसमें ऐड कर दीजिए। तो 2 शेषफल अगर बचता है तो रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह विकल्प चुनना है जो दिए गए संयोजन की पानी की छवि के समान है। पानी की छवि यानी जल प्रतिबिंब की बात की जा रही है, और जल जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है आपका, उल्टा बनता है। जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। तो जी को अगर उल्टा आप बनाओगे तो जी का उल्टा किस तरह बनेगा, इस तरह होगा। अगर आपके पास पेपर मिलेगा तो आप पेपर को उल्टा करके कर दीजिएगा, ठीक है। आर बनाओगे तो कैसे होगा, ऐसे बनेगा उल्टा। और 9 है तो 9 का उल्टा आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, 9 होगा। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है आर वाला, ये गलत बना है, इसको हटा दो। 9 इसमें उल्टा बना, इसको हटा दो। बी वाले ऑप्शन, अब ए और डी हो सकते हैं, जहाँ पर 9 और 8 जो है बिल्कुल सही दिख रहे हैं। इसके बाद ए को यदि आप बनाओगे तो ये आप उल्टा बनेगा ये, और डी में जो है आपका सीधा बना हुआ है, तो यहाँ पर ए जो है आपका बस आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। इस तरह और बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटरोन को लिखा जाता है पीएम ऑक्टियोन्योर। इसी कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ दिया आप देखोगे तो आर ओ, यहाँ का उल्टा लिखा है इस तरह, है ना। अब इसको जो है इस तरह देखोगे तो आर ओ एन ई है, और यहाँ पर आर ओ एन ई इस तरह हो गया है। सी ओ एम पी यू है, तो यहाँ पर सी ओ एम पी को आप देखिए उल्टा लिख दिया गया है, पी एम ओ सी लिखा है, पी ओ, है ना, पी एम ओ सी। इसी तरह बीच वाले को चेंज किया गया है, यू टी है तो टी यू कर दिया गया है, यू टी को टी यू कर दिया गया। तो यहाँ पर आप 4 को पकड़ लीजिए, 4 को पकड़ेंगे यदि आप तो इस तरह लिखा है, तो आप इसको इस तरह लिखना है, तो ए कर दीजिए, वी है, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, एन टी को टी एन कर देंगे, और जो ये लास्ट वाला है एज इसको जो है आप उल्टा लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा यस ई जी ए, तो यस ई जी ए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के साथ 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। एक विकल्प का चयन करके कथन के अनुसार निहित निष्कर्ष चुनना है। कथन क्या है कि जो रोयान है वो रमन से लंबा है, जो राजन से लंबा है। तो यहाँ पर जो रोयान है, रोयान और रमन,
और राजन से लंबा है। तो ऐसे डंडी आप खींच लीजिए, देख लीजिए। सबसे बड़े जो हैं वो रोयान हैं, राजन से भी लंबे हैं। तो यह सिंपली आप कह सकते हैं कि रोयान इज ग्रेटर देन रमन और रमन इज ग्रेटर देन राजन। तो रोयान तीनों में सबसे लंबा है, पहला निष्कर्ष यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। और राजन जो दिया है ये वाला, वो तीनों में सबसे छोटे कद का है। तो ये भी निष्कर्ष आपका सही निकल रहा है। तो एक और दो दोनों निहित हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिए गए प्रश्न को पढ़ना। दिए गए प्रश्न को पढ़ना और निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क जो है वो प्रभावशाली है। कथन दिया है और तर्क दिए। कथन क्या है कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो नेशनलाइज बैंक के जो अधिकारी हैं उनको 1 या 2 साल बाद जो है वो ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि हाँ, ट्रांसफ़र करना चाहिए, वो स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। दूसरा तर्क है नहीं, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जब तक उनकी नीतियाँ और योजनाएं आकार देने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। तीसरा तर्क है नहीं, ये बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बन जाएगा। तो पहला तर्क आप देखेंगे तो क्या ये प्रभावशाली बन रहा है आपका? कौन सा तर्क प्रभावशाली है यहाँ पर? तो पहला दिया गया है, पहला प्रभावशाली है नहीं, क्योंकि अधिकारियों की चालाकी से काम नहीं निकाला जा सकता है। वो अपने अधिकार व जो उनके कर्तव्य हैं वो समझते हैं अच्छे से। नहीं, दूसरा दिया है तर्क नहीं। तो दूसरा जो तर्क है, जब तक उनकी नीतियाँ और योजनाएं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। हाँ, तो ये भी सही है कि भाई जब उनकी पॉलिसी योजनाएं आकार लेने लगती हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। तो ये तर्क आपका सही हो रहा है। तो तर्क क्या है? प्रभावशाली है। इसके बाद है नहीं, स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण भी बन जाता है। ये भी आपका सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर तर्क जो दिया गया है वो सही है। तो प्रभावशाली जो तर्क होगा वो केवल दूसरा और तीसरा ही राइट आंसर, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न नंबर 40 है। निम्नलिखित प्रश्न में चिन्हित करें यदि कथन एक अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा है यदि कथन 2 अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 1 और 2 दोनों साथ मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि कथन 1 और 2 साथ मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर पी जो है वो सम संख्या है, पी जो है 3 का गुणज है। पी अगर कोई सम संख्या है, पी 3 का गुणज है, यानी 3 से गुणा करने पर अगर गुणज के मान लो, तो यहाँ पर के की वैल्यू 1 2 3 4 अगर करें तो के का मान सम जो है, अगर यहाँ पर हम सम रखें के बराबर 2 रख लें, 4 रख लें, 6 रख लें, तो 3 9 6 12 18, ये सब क्या होंगे? पी बराबर, पी की वैल्यू जो है वो सम ही होगी, है ना। पी क्या है? सम होगी, क्योंकि यहाँ पर दिया पी सम संख्या है तो पी सम संख्या होगी। यदि के की वैल्यू 2 4 है ना, 6 8 इस तरह रखें तो पी जो है वो 3 का गुणज है। यानी के बराबर अगर हम 6 रख दें, ये 2 रख दें, तो यहाँ पर पी की वैल्यू तो पी बराबर के और 3 गुणे अगर 2 रख दें तो पी बराबर 6 हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कथन 1 और दोनों मिलकर जो है समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होंगे। ये पी सम संख्या है, पी 3 का गुणज होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पी 3। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर 41। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां और नीचे से 39वां स्थान प्राप्त करता है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया और 5 इसमें से असफल रहे। तो कक्षा में कितने लड़के थे? तो जो यहाँ पर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनमें से अगर देखोगे तो उसकी रैंक जो है वो 15 है। ऊपर से 16वीं रैंक होगी, ऊपर से जो है कौन सी है? ये 16वीं है। तो यहाँ बच्चों की संख्या ऊपर इसके कितने हैं? 15 बच्चे इधर हो गए, मनीष के ऊपर 15 हो गए, और नीचे से अगर काउंट करें तो 39वां स्थान है। तो नीचे से अगर काउंट करोगे तो 39वां है, तो 39वां यानी 38 बच्चे यहाँ पर जो है नीचे रहे होंगे इससे। तो 38 ले लो, प्लस 15 हो गया, और प्लस ये जो इनका स्थान एक रहा, ये भी हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 29वां दिया है, तो यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो 28 होंगे। कितने? 28। ठीक है, तो यहाँ 28 कीजिए, 28 हो गए। तो 28 प्लस 15 और प्लस, तो 28 और 16 कितने होते हैं? 44 हो गए। 5 इसमें जो है फेल ही हो गए थे, तो उन 5 को ले लोगे आप, है ना। तो 54 5 49 हो गए, 44 5 कितना हो? 49। 6 ऐसे और विद्यार्थी थे जिन्होंने एग्जाम में भाग ही नहीं लिया, तो 6 और ऐड कर लो, तो 49 प्लस 6 कितना होगा? 55। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है
क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या आएगा आपको बताना है। तो 6 + 1 कर लोगे 7 आ जाएगा, 4 + 2 कर लोगे तो 6 आ जाएगा, है ना। इसी तरह 7 + 5 करोगे तो यहाँ पर आना चाहिए 12। क्या आना चाहिए यहाँ पर? 12। तो 12 ऑप्शन में है नहीं, राइट आंसर ऑप्शन ई सही जवाब, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है और दिए गए अक्षरों का उपयोग उतनी ही बार किया जाए जितनी बार उनका उपयोग किया गया है। उतनी ही बार यानी कोई भी जो यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं और रिपीट नहीं होंगे, आपको बताना है। ALBC, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सी कोलैबोरेशन होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ERRSS भी इसमें है ही नहीं। यहाँ में इसमें भी ई आ गया, इसमें भी ई आ गया, यही राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही जवाब बनेगा। कौन सी उत्तराकृति में प्रश्न आकृति की विशिष्टत्व विद्यमान है? ये उत्तराकृति है। उत्तराकृति में कौन कौन से चिन्ह दिए गए हैं? यहाँ देखिए, ये वाला जो चिन्ह दिया गया है उत्तराकृति में है ही नहीं, ये अपने आप होगा नहीं क्योंकि इसमें विद्यमान ही नहीं है। यहाँ पर भी दिया है जो कि विद्यमान ही नहीं है। डी में देखोगे त्रिभुज वाला इसमें है ही नहीं, है ना। त्रिभुज वाला यहाँ कहीं है, कहीं नहीं है इसमें। तो यहाँ पर इसमें जो सारे चिन्ह दिए गए हैं वो इसमें आपको मौजूद देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही जवाब बनेगा। तो इस तरह आपकी जो रीजनिंग वाले प्रश्न रहे हैं कंप्लीट हो जाते हैं। अंतिम प्रश्न आपका बच रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का आपको चयन करना है। पक्षी विज्ञानी, जहाँ पर आपको पक्षियों का अध्ययन से संबंधित होता है। नृविज्ञानी है, नृविज्ञानी, नृ मानव, तो मानव का अध्ययन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा क्या? मानव। क्या आएगा दोस्त? मानव। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका जीके का कि तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम सबसे प्राचीन विद्यमान तमिल व्याकरण ग्रंथ है और तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है तोलकाप्पियम। इसके रचयिता कौन है? इसकी रचयिता है तोलकप्पियार हैं। कौन है? तोलकप्पियार। कौन है? तोलकप्पियार द्वारा यह रचित है और उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करता है। यह ग्रंथ जो है 9 खंडों में, कितने खंड में? 9 खंडों में और 3 भागों में जो है ये विभाजित किया गया। कितने? 3 भागों में। तो 9 खंड और 3 भाग में विभाजित व्याकरण और काव्य पर अनूठा ग्रंथ है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम किसके द्वारा रचित है? तो तोलकाप्पियार के द्वारा रचित। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में वर्ष 1928 कब? 1928 में घटित प्रमुख किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि मुख्यमंत्री की कर्तव्यों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री की कर्तव्यों को परिभाषित करता है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा आर्टिकल 167। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आर्टिकल 162 की बात करेंगे तो ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। 170 जो है विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। 165 राज्य के महाअधिवक्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न है बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा पास जो है आपका निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा हिमाचल और लद्दाख। तो बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति जिले यानी हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है और ये जो दर्रा है वो मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? किसी चालक का प्रतिरोध, तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की पदार्थ लंबाई, इसके क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ जो काट है, इसके क्षेत्रफल से प्रभावित होता है, क्योंकि चालक की अर्धाता पर निर्भर करता है। लेकिन तो प्रतिरोध आप जानते हो किसी भी चालक का जो है गुण, जो कि जिसके माध्यम से जो विद्युत धारा है उसके प्रवाह का जो है वो विरोध करे तो प्रतिरोध कहलाता है, जो कि आर के द्वारा दर्शाते हो। यदि आर जो है प्रतिरोध है जिसका जो एसआई मात्रक है वो आर है, ओम है, ठीक है। तो आर बराबर जो होगा प्रतिरोधी तक अगर मान लेते यल ए हो जाएगा तो लंबाई के समानुपाती हो जाता है। और यहाँ पर ए अगर देखोगे
जो कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो इसके विपरीत जो है व्युत्क्रमणपाती है। आप ये भी निर्भर करता है लंबाई पर भी, इस पर भी। चालक के पदार्थ पर भी जो है वो प्रकृति कैसी है इस पर भी निर्भर करता है। चालक की आर्द्रता यहाँ पर नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था। उसने ओदंतपुरी अर्थात जो वर्तमान विहार शरीफ है उसमें एक मठ का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर यहाँ बनेगा ऑप्शन ई शारदा अधिनियम। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया था। तो प्रारंभ में इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण तो आप जानते हो फंडामेंटल राइट इन हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और वहीं पर आर्टिकल जो 226 है जो कि हाई कोर्ट है, तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट को शक्ति प्रदान की गई है। यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। तो उन 5 प्रकार की रिटों में जो है यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है यानी शरीर को आप जो है प्रस्तुत किया जाए, और यह रिट जो है वो सार्वजनिक या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी आर्टिकल 244 है। और ये जो आर्टिकल है जो भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची, कौन सी 5वीं? तो 5वीं अनुसूची के प्रावधान जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण पर लागू होती है। निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया? पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था किन नदियों पर? राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन ई दामोदर। तो झारखंड में है धनबाद जिला। धनबाद जिले के जो पंचेत क्षेत्र है, पंचेत क्षेत्र पर जो है दामोदर नदी पर जो है ये पंचेत हिल बांध बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्बस। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो निम्बस जो है वो वर्षा मेघ को दर्शाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। वर्षा मेघ यानी रेन क्लाउड। तो रेन क्लाउड अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल होते हैं जो कि ऊर्ध्वाधर रूप से 7500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला है ना, ताड़ित झंझा आदि होता है। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी, यहाँ पर आपको फिल करना है डैट है, उत्तर पूर्वी यानी कि इस देश पर हावी रहती है। वह भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पौने हैं, कौन सी व्यापारिक पौने देश पर हावी रहती हैं और ये समुद्र की ओर बहती हैं, भूमि से समुद्र की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, उस समय जो पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बनेगा। और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो भारत में जो आर्थिक सुधार 1991 में हुआ, जिसको इस आर्थिक सुधार को एक और नाम दिया जाता है तो पीवी राव यानी राव मनमोहन नीति के नाम से भी जाना जाता है इस आर्थिक सुधार को। तो यही आर्थिक सुधार जो कि एलपीजी यानी आपका जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण रहा है। अगला प्रश्न है कि भोजन को चबाने वाले दांत कौन सी प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हो जो आपके दांत यानी जबड़े के जो प्रत्येक और जो कि 2 कृतंक होते हैं, एक रदनक होता है, 2 अग्रचर्वर्णक होते हैं और 3 जो है वो चवर्णक होते हैं। कृंतक जो कि सबसे आगे का होता है, चपटे व धारदार जो होते हैं आपके, जो भोजन को काटने का काम करते हैं। रदनक जो कि नुकीले होते हैं, भोजन को फाड़ने के लिए मदद करते हैं। और अग्र
चवर्णक तथा चवर्णक जो भोजन है उनको पीसे यानी चबाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। रक्त कैंसर को कहा जाता है, रक्त कैंसर को कहा जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ल्यूकेमिया। तो रक्त कैंसर जो कि ल्यूकेमिया कहा जाता है, इसमें जो स्वायत्त रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर है, रेबीज विषाणु जनित बीमारी है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है? गगनयान, तो गगनयान जो कि भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष यान है और इसको जो है इसरो के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है, इसरो के द्वारा जो है डेवलप किया गया है, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। हाल ही में यानी नवंबर 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था? ऑप्शन बी, ब्रिस्बेन में। कहाँ? ब्रिस्बेन में। तो ऑस्ट्रेलिया का शहर है ब्रिस्बेन। अगला प्रश्न है शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में नवंबर 2024 में निधन हुआ, किस क्षेत्र में जानी मानी हस्ती थी? सही जवाब बनेगा यहाँ पर बिहार की जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी, संगीत से। 2018 में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर की जाती है? सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, डिजिटल डाटा। तो कंप्यूटर में जो सूचना है 0 और 1 के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 और एक निश्चित वोल्टेज की उपस्थिति को 1 के रूप में दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो संख्या हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 67 है। आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? पहला ऑप्शन है ब्लॉकिंग सेंड, रेड कंडीशन, होल्ड एंड वेट और रैम ओवरफ्लो। ब्लॉकिंग सेंड ये सब दिया है, यहाँ पर ये भी आपका नहीं होगा। अगला दिया है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रो इमोशन, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट। तो डेडलॉक जानते हो, डेडलॉक एक ऐसी स्थिति होती है जहां 2 या 2 से अधिक प्रक्रियाएं एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कि हमारे पास 2 प्रक्रियाएं P1 P2 है, तो प्रोसेस 1 P1 देखोगे जिसमें कि अगर संसाधन R है और संसाधन R2 प्रतीक्षा कर रहा है, तो उस समय प्रक्रिया जो प्रोसेस 2 होगा तो उसमें जो संसाधन होगा वो R2 और संसाधन R1 जो है वो प्रतीक्षा कर रहा है। तो दोनों संसाधन जारी करने के लिए एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, जो कि अनंत तरह होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट की तरह होगा, और यहाँ कोई भी काम नहीं होता तो उसे डेडलॉक बोलोगे। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 68 नंबर है। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गटर शब्द वर्ड डॉक्यूमेंट के संबंध में। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान गटर शब्द। तो पेज जो होता है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, तो पेज पर 4 जो है वो मार्जिन होते हैं, जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। और वर्ड का जो डिफॉल्ट मार्जिन है वो ऊपर और नीचे 1 इंच होती है, जबकि बाएं और दाएं पर 1.25 का होगा। तो जब आप पूरे डॉक्यूमेंट की या डॉक्यूमेंट के अलग अलग भाग की मार्जिन बदलेंगे, है ना, बदल सकते हैं, तो मार्जिन से संबंधित एक स्पेस जो कि बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है उसे ही जो है गटर कहते हैं, और 2 तरफ से या टॉप पर या लेफ्ट में होती है। अगला प्रश्न है HTTPS किससे संबंधित है? फुल फॉर्म आपको बताना है। HTTPS पहला दिया है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर दिया है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट था, गलत है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होगा। तो ये राइट आंसर आपका बन जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। तो HTTPS जो कि वेब ब्राउज़र और वेबसाइटों के बीच डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है। डेटा ट्रांसफ़र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए
HTTPS को इंस्क्रिप्ट किया गया है और इसके द्वारा संवेदनशील डेटा, बैंक खाता, ईमेल, बीमा आदि महत्वपूर्ण सेवाओं को प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क दिया गया है, CPU हो गया आपका और मदरबोर्ड। तो ये जो है आपकी हार्डवेयर से संबंधित हो जाएंगे, है ना। ये हार्डवेयर है आपका। हार्ड डिस्क आप जानते हो जो कि कंप्यूटर को, प्रोग्राम को स्टोर करेगी, है ना। CPU यानी सेंट्रल जो प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, CPU को। मदर बोर्ड सर्किट बोर्ड होता है ना। मदर बोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU रैम जो है वो संयोजित रहती है। तो यहाँ पर इनको आप एक समूह में रख लोगे और प्रिंटर जो है आपका, जो कि एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं इनपुट यानी कंप्यूटर इनपुट के लिए, तो इसके लिए होता है स्पीच रिकग्निशन। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया होती है। यह बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका प्रयोग सिस्टम सिक्योरिटी द्वारा सिस्टम की अधिकृत यूजर की पहचान के लिए भी होता है। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जहां टेलीफोन इनपुट की ज़रूरत होती है, वहां भी व्यक्ति इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डेडलॉक क्या है। तो डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जहां प्रोसेस का एक सेट अवरुद्ध यानी ब्लॉक्ड हो जाता है। जहां प्रोसेस का एक सेट जो है वो ब्लॉक हो जाता है क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में एक रिसोर्स होता है और किसी अन्य प्रोसेसर द्वारा एक्वायर्ड रिसोर्स यानी दूसरे रिसोर्स की प्रतीक्षा करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 95, 98 और विंडोज़ NT के नाम से जाने जाते हैं। सही जवाब यहाँ पर बनेगा तो विंडोज़ 95, 98 हो गया आपका विंडोज़ NT है, जो कि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से यहाँ पर दिया नहीं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि निम्न प्रकार की सिंगल यूजर है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह की। 74 नंबर प्रश्न है कि विंडोज़ 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्न में से किस स्टेप का प्रयोग किया जा सकता है। डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए विंडोज़ 10 सिस्टम में, तो विंडोज़ 10 है सिस्टम, इसमें डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज पर जो है विकल्प चुनेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेनू के अंतर्गत मर्ज सेल्स कमांड पाई जाती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत मर्ज सेल्स कमांड जो है वो उपलब्ध होता है, जिसका प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेल को एक साथ मर्ज किया जा सकता है। मेनू कौन सा होगा, फॉर्मेट मेनू। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है। तो इंटरनेट द्वारा पैकेट स्विचिंग तकनीक, कौन सा पैकेट, तो पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। पैकेट स्विचिंग विभिन्न नेटवर्क में डेटा को पैकेट के रूप में स्थानांतरित करने की एक विधि होती है। नेटवर्क पर फाइल को तेज और कुशल तरीके से स्थानांतरित करने और ट्रांसमिशन विलंबता को कम करने के लिए डेटा को वेरिएबल लंबाई के छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिसे पैकेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ईमेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो BCC यानी जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी संदेश भेजने वाले को अन्य प्राप्तकर्ताओं से BCC फील्ड में दर्ज किए गए व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देती है। तो जब आप BCC फील्ड में एक ईमेल एड्रेस डालते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो हमें समझ होता है कि आपके द्वारा भेजे जा रहे ईमेल की एक प्रति उस एड्रेस पर भी भेजी जाएगी, लेकिन ईमेल प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति BCC फील्ड में एड्रेस नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि BCC फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड
किया जा सकता है। तो बीसीसी फील्ड में डाले गए जो एड्रेस है फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, गलत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है टीसीपी। क्या टीसीपी? तो टीसीपी एक किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी तो टीसीपी किस प्रकार का प्रोटोकॉल, यूडीपी किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हो गया आपका। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो कि नेटवर्क पर संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम और कंप्यूटर कंप्यूटिंग जो डिवाइस है उसको सक्षम बनाता है। वहीं पर यूडीपी, क्या यूडीपी या आईपी है ना, तो यूडीपी आईपी जो है वो सूट कहा जाता है। यह एक अविश्वसनीय और कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होता है। तो आईपी के लिए वो डेटा ट्रांसफर से पहले कनेक्शन स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड यहाँ पर लिखा तो गलत होगा, तो कनेक्शन लेस हो जाएगा ये वाला। और एप्लीकेशन लेयर जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा एग्जैक्ट वो ऑप्शन ई सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? तो पासवर्ड एड्रेस, ऑप्शन ई सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा फायरवॉल, ऑप्शन ई सही जवाब है। ये तो वाईफाई हैकिंग है ना। तो एयर क्रैक एनजी वाईफाई नेटवर्क का एक विश्लेषण और हैकिंग करने के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि पायरेट, काली आदि में उपलब्ध है। इसका उपयोग आमतौर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा वाईफाई नेटवर्क को हैक करते समय या नेटवर्क में कमजोरियों को खोजने के लिए किया जाता है। इस तरह कंप्यूटर के आपके प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे के जो प्रश्न होंगे वो आपकी यूपीजीके के होंगे 20 प्रश्न। तो यूपीजीके का पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, हाईएस्ट पीक? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी अमशोट चोटी। कौन सा है? अमशोट चोटी है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा बनाती है और यह चोटी डिस्ट्रिक्ट होगा सहारनपुर में। कहाँ है? सहारनपुर में। अगला प्रश्न है लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतया उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? कौन से प्रभावित? लवण प्रभावित। लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पाए जाएंगे? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा तो बांगर मृदा वाले क्षेत्र जो कि भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने से, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने से होता है। यहाँ पर सिंपल सा होगा आगरा एवं अलीगढ़, ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर। तो आगरा अलीगढ़ मंडल के तहत जो आएंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव है ना, इटामटावा, रायबरेली हो गया, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, इन सब जिलों में पाई जाने वाली जो है ये लवण प्रभावित मृदाएं। अगला है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वन उपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बनेगा। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, मुख्यालय वो होगा लखनऊ में। कहाँ दोस्त? लखनऊ में वन निगम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा मक्का, आलू, गेहूं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का धनरौल जो बांध है, धनरौल बांध निर्मित है किस नदी पर? उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध घग्घर नदी पर निर्मित है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। और ये जो बांध है घग्घर नदी पर जो निर्मित है यह उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले के रॉबर्टगंज से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जल से निकटवर्ती जो जिले हैं आपकी धनरौल बांध से, वो मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में जो है इससे सिंचाई की जाती है। घग्घर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्घर बांध भी कहा जाता है, घनरौल बांध को। तो याद रखिएगा जो धनरौल बांध है आपका वो घग्घर नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1974 में। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? आयुध कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में। तो कानपुर काफ़ी पहले से तोप गोला हथियारों के निर्माण से लेकर आयुध भंडारण का बड़ा केंद्र रहा है।
वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर में हजारों करोड़ का निवेश होने के साथ मिसाइल से ड्रोन तक बनाए जाने की तैयारी है। अगला प्रश्न है, हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है। हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है। तो हस्तनिर्मित यानी उत्तर प्रदेश में जो हाथ से निर्मित कागज है, इसका उद्योग देखोगे तो मथुरा है, जालौन है, जालौन मुख्यतः कालपी आपका है, तो मथुरा है, जालौन हो गया। और कागज लुगदी उद्योग जो है वो सहारनपुर में केंद्रित है विशेषकर, जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर जो है वो प्रसिद्ध हैं। तो हस्तनिर्मित जो कागज, इसका उद्योग बेसिकली मथुरा, जालौन है ना, सहारनपुर। तो यहाँ पर आपका जालौन राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय बन गया है। फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय बन गया है। फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद हाथ सफाई कला का पर्याय बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन ई सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। वर्ष होगा 1833 में। वर्ष 1833 में उत्तर प्रदेश की संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था। अगला प्रश्न है, चौखंडी स्तूप है। तो जो चौखंडी स्तूप है ये कहाँ स्थित है। चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। चौखंडी स्तूप होगा आपका वाराणसी सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा हुआ है और यह एक बौद्ध धार्मिक स्थल है। चौखंडी स्तूप बौद्ध धार्मिक स्थल। अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, सही कोड का आंसर देना। खनिज दिए गए हैं और खनिज प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट के लिए आप जाओगे बांदा। डोलोमाइट, डोलोमाइट के लिए सोनभद्र। सिलिका सैंड है, तो सिलिका बालू जो होगा आपका वो प्रयागराज हो जाएगा आपका। बॉक्साइट के लिए चित्रकूट जाओगे। तो ए का यहाँ पर 3 है, वी का यहाँ पर 1 है, सी का 4 है और डी का जो है यहाँ पर 2 है। तो 3142 3142 राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला जो धर्म उपदेश दिया वो कहाँ दिया था। तो पहला जो उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हो, तो यह ऋषिपत्तनम या कह सकते हो वाराणसी, तो सारनाथ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही जवाब है। और उपदेश जो पहला दिया इन्होंने 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया था और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक और उनकी कृतियां दिया है। तो लेखक और उनकी कृति रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा गलत है। सूरदास का यहाँ पर अष्टसूर बताया गया है, तो अष्टसूर यहाँ पर जो है वो गलत है। अष्टसूर है किसकी, यह रविंद्रनाथ टैगोर की है। किसकी है दोस्त, रविंद्रनाथ टैगोर की। तो पहला ही यहाँ पर दिया है गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। क्षणदा महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक है, मैथिली शरण गुप्त की तिलोत्तमा है, बाकी सब सही है। तो कौन सा जोड़ा गलत, ऑप्शन ही राइट आंसर है। सूरदास की जैसी प्रमुख रचनाएं सूरशारावली है, सूरसागर है, साहित्य लहरी है, इस तरह। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित कहाँ पर है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना होती है वर्ष 1997 में। कहाँ, कानपुर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसकी सहायता से, तो कानपुर में वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है ये स्थापित किया गया था, वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक की सहायता से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थापना होती है 1997 में कानपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जो समग्र लिंगानुपात है वो है कितना, तो समग्र लिंगानुपात है 912। चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाता तो 902। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र शामिल किया गया है। स्टेट कैपिटल रीजन का सर्वाधिक क्षेत्र, तो स्टेट कैपिटल रीजन में लखनऊ के 2528 कितना, 2528 वर्ग किलोमीटर की अतिरिक्त हरदोई की जो सीमावर्ती हैं, जहाँ का हरदोई का 5985
सीतापुर की अगर बात करोगे तो का जो है वो 5,743, लखनऊ का जो है 2528 हो गया आपका, और बाराबंकी की अगर बात करोगे तो बाराबंकी का 4402 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो इस तरह यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्वाधिक जो देखने को मिलता है वो हरदोई का है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना है, तो सीएम ग्रिड्स के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस जिले में निर्मित की जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, पहली जो एकीकृत हरित शहरी सड़क होगा वो मेरठ में निर्मित की जाएगी। ऑप्शन ई सही जवाब है। अंतिम प्रश्न है कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कमिश्नरेट कौन बना है? तो 9 अगस्त 2024 की बात है, जो कि नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जो है कमिश्नरेट को आधिकारिक तौर पर ISO सर्टिफाइड यानी जो 9901/2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ई यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, नोएडा। तो इन्हीं 100 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। PDF के लिए @online स्टडी किंगडम ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, जो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।